इतिहास कुछ नहीं है संघर्ष की कहानी। इतिहास कुछ नहीं है संघर्ष की कहानी। राणा शिवा भगत सिंह झांसी की वीर रानी। कोई भी कायरों का इतिहास क्यों पढ़ेगा, इतिहास क्यों पढ़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। जोहार झारखंड के मेरे शेर शेरनियों, मैं आनंद वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान बाजार में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं झारखंड के इतिहास के बारे में, और ये झारखंड के इतिहास का दूसरा वीडियो होगा। पहला वीडियो हम झारखंड के परिचय और उसके नामकरण के बारे में अपलोड कर दिए हैं। यदि आप नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां पे जा करके वीडियो को देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल में झारखंड के बारे में, कि प्राग ऐतिहासिक काल में झारखंड में क्या हो रहा था, वहां के लोग किस तरह से रह रहे थे, कौन कौन से लोग थे वहां पे, और क्या क्या उपकरण उस समय खोजा गया। इन सारे चीज़ों के बारे में हम पूरा जानने वाले हैं। तो आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज का ये वीडियो झारखंड के इतिहास का बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम इतिहास को यदि हम बांटें तो वो 3 भागों में बटेगा। पहला हमारा प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा ऐतिहासिक काल। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि ये प्राग ऐतिहासिक काल आखिर क्या होता है। दोस्तों, यहाँ से हम जानेंगे कि ये हमारा प्राग ऐतिहासिक काल जो है, इस काल में लिखित जानकारी नहीं मिला हुआ है। लिखित नहीं मिला है तो उसको पढ़ा भी नहीं जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि आद्य ऐतिहासिक काल में यहाँ पे लिखित जानकारी तो मिला हुआ है, लेकिन उस जानकारी को पढ़ा नहीं गया है। मतलब इस काल के लिपि जो है उस तरह के लिपि हैं जिसको पढ़ा नहीं गया है, तो ये हमारा आद्य ऐतिहासिक काल आ जाएगा। इस तरह के काल को हम आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं। और तीसरा हमारा ऐतिहासिक काल, जिसमें लिखित भी साक्ष्य मिला हुआ है और उसको पढ़ा भी गया है। तो ऐसे साक्ष्य को हम ऐतिहासिक काल में रखते हैं, और ये हमारा ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल में। तो प्राग ऐतिहासिक काल में हम देखेंगे कि इसको 4 भागों में हम तोड़ करके पढ़ने वाले हैं। पहला हमारा होगा पूरा पाषाण काल, फिर हम देखेंगे मध्य पाषाण काल, और तीसरा हमारा नव पाषाण काल, और इसी को हम बांटेंगे उपखंडों में, तो ये हमारा होगा ताम्र पाषाण काल। अब यहाँ से हम डिटेल से इसको हम एक चार्ट के माध्यम से जानेंगे कि कौन से काल में क्या उपकरण खोजे गए थे। तो चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं कालखंड। देखिए, ये हमारा उपकरण है, चारों भाग में हमने बांट दिया। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। अब इसका हम देखते हैं, इधर से हम देखेंगे कालखंड, और ये विशेष क्या है, और फिर अवशेष स्थल, मतलब किस स्थल से अवशेष मिला हुआ है उसके बारे में। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले पूरा पाषाण काल का जो कालखंड है उसका। तो पूरा पाषाण काल को 25 लाख से 10,000 ईसा पूर्व को इसमें रखा गया है। यहाँ पे एक बात आ रहा है कि ईसा पूर्व को हम क्लियर कर देते हैं कि ये हमारा ईसा पूर्व जो होता है, ईसा मसीह के जन्मदिन के पहले के काल को हम ईसा पूर्व कहते हैं। मतलब ईसा जी जब धरती पर आए थे उसके पूर्व जितना भी काल था, जो भी काल था, उसको हम क्या कहेंगे, ईसा पूर्व कहेंगे। जैसे मान लेते हैं कि ईसा मसीह का जन्म हुआ था, उसी दिन से हमारा स्टार्ट हुआ था कैलेंडर। उसके पहले को हम जितना दिन पहले चाहेंगे उतना दिन ईसा पूर्व हो जाएगा। जैसे हम 10 साल पहले जाते हैं तो क्या होगा, 10 ईसा पूर्व, मतलब ईसा मसीह के जन्मदिन के 10 साल पहले की बात हम करें तो उसको हम 10 ईसा पूर्व कहेंगे। 100 साल पहले की बात करेंगे तो 100 ईसा पूर्व हो जाएगा, मतलब ईसा के 100 साल पूर्व। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आया 25 लाख ईसा पूर्व, मतलब उससे 25 लाख ईसा पूर्व। समझ सकते हैं कितना बड़ा टाइम यहाँ पे। और उतना से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व, मतलब ईसा मसीह का जन्म हुआ था, उससे 10,000 ईस्वी पूर्व को हम यहाँ पे रखते हैं पूरा पाषाण काल में।
दूसरा हम देखते हैं मध्य पाषाण काल, तो इसको 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व के बीच के कालखंड को हम मध्य पाषाण काल में रखते हैं। तीसरा हम बात करते हैं नव पाषाण काल, तो इसको 10,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व के कालखंड को हम नव पाषाण काल में रखते हैं। और यहीं पे दोस्तों ताम्र पाषाण काल को हम 4,000 से 1,000 ईसा पूर्व के कालखंड में रखते हैं। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे भाग में, जो हमारा है यहाँ से विशेष, मतलब पूरा पाषाण काल में क्या विशेष थे और इन सभी में क्या विशेष थे उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, पूरा पाषाण काल में इस समय कृषि का कोई खोज नहीं हुआ था, कृषि के बारे में लोगों ने नहीं जाना था। और वहीं पे सारे जो लोग यहाँ पे थे वो आखेटक थे, जहाँ आखेट और आखेटक दो होते हैं। एक आखेट होता है, तो ये हमारा आखेट मतलब हो गया शिकार, लेकिन आखेटक इसी में क लग गया, मतलब आखेटक हो गया तो शिकारी हो गया, जो शिकार करता है ना। तो आखेट मतलब शिकारी, शिकार हो गया, और आखेटक जब लग जाएगा तो शिकारी हो जाएगा, शिकार करने वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे जो भी यहाँ इस काल के लोग थे वो आखेटक के रूप में थे, मतलब जानवरों को मारे करते थे, जानवरों को खाते थे, है ना, शिकारी थे। एक तरह से कहेंगे तो ये शिकारी हुआ करते थे, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे हम देखेंगे कि पशुपालन उस समय नहीं हुआ करता था, कोई भी पशु को पालतू नहीं बनाया जाता था। और वहीं पे हम देखेंगे दोस्तों इस कालखंड में आग का तो प्रचलन था, लेकिन आग के उपयोग के बारे में लोगों को नहीं पता था। उस समय भी आग था, लेकिन इसका उपयोग के बारे में लोगों को कोई जानकारी नहीं था। इसी वजह से लगता था कि ये हम लोग के उपयोग का वस्तु नहीं है। लेकिन वहीं हम देखेंगे मध्य पाषाण काल में, तो यहाँ पे पशुपालन शुरू हो गया था, मतलब पशुओं को पालना शुरू कर दिए थे। यहाँ के लोग पशुओं को पालतू बनाने लगे थे। उसके बाद हम बात करेंगे नव पाषाण काल में। नव पाषाण काल में कृषि का भी प्रचलन बढ़ गया था, और यहाँ से लोगों ने आग का उपयोग भी करना सीख गया था। कृषि भी और आग का भी प्रचलन बढ़ गया था, सारे लोग जान गए थे कि हमको किस काम में ये उपयोग करना है। तो यहाँ से नव पाषाण काल में ये है। उसके बाद हम ताम्र पाषाण काल के बारे में देखेंगे, तो यहाँ पे पत्थर के साथ साथ तांबे धातु का प्रयोग किया जाता था। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ताम्र पाषाण, पाषाण मतलब होता है पत्थर, है ना, और ताम्र मतलब तांबा। तांबा और पत्थर के जो है कालखंड दोनों समन्वय, मतलब पत्थर भी और तांबा भी, दोनों का समन्वय यदि हम करें तो ये हमारा ताम्र पाषाण काल में आता है। और यहीं पे क्या है कि मानव के द्वारा पहला जो उपयोग किया जाने वाला धातु था वो हमारा ये तांबा ही था, ठीक है। तो तांबा धातु सबसे पहला धातु था जो मानव द्वारा उपयोग किया गया था। अब यहाँ पे हम बात करते हैं चारों कालखंड के अवशेष स्थल के बारे में, कि अवशेष तो यहाँ से मिला है, लेकिन झारखंड के किस स्थल से यहाँ इस कालखंड के अवशेष मिले हुए हैं, ताकि हमको पता चले कि यहाँ पे पूरा पाषाण काल में भी लोग रहा करते थे, मध्य पाषाण काल में भी लोग रहते थे। तो ये हमें अवशेष से ही पता चलता है। कहीं भी कोई भी अवशेष होता है तो उसके आधार पर ये जानकारी प्राप्त किया जाता है कि ये अवशेष कितने पुराने हैं, और उसके अनुसार से अनुमान लगाया जाता है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं पूरा पाषाण काल का अवशेष जो मिला हुआ है, वो पाषाण कालीन मानव के द्वारा जो निर्मित पत्थर और औजार मिले हुए हैं। हम बताएं कि जो पूरा पाषाण काल के समय के लोग थे वो सब आखेटक थे, मतलब शिकारी थे, शिकार करते थे, जानवरों को मारा करते थे। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा कि पूरा पाषाण काल के जो मानव थे उसी के द्वारा जो पत्थर का जो औजार बनाया गया था वो हमें साक्ष्य के तौर पर मिला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हमको पता चलता है जब औजार मिला है पत्थर का तो वो पूरा पाषाण काल का ही होगा। उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों ये कहाँ कहाँ से मिला हुआ है, तो हजारीबाग जिला से मिला हुआ है, बोकारो से, रांची से, देवघर से, और पश्चिमी सिंभू और पूर्वी सिंभू जिला से ये इस प्रकार के साक्ष्य मिले हुए हैं कि पत्थरों के बने हुए औजार मिले हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ हमारा क्लियर हो जाता है। अवशेष हमको मिला हुआ है पूरा पाषाण काल का इन जिलों से, हजारीबाग, बोकारो, रांची, देवघर, पश्चिमी सिंभू और पूर्वी सिंभू से। वहीं पे हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल में कहाँ से साक्ष्य मिले हुए हैं, किस जिला से झारखंड के, तो दुमका, पलामू, रांची, धनबाद, पश्चिमी सिंभू और पूर्वी सिंभू से ये मध्य पाषाण काल के बारे में भी साक्ष्य मिले हुए हैं।
अब हम बात करते हैं नवपाषाण काल में किस जिला से साक्ष्य मिले हुए हैं, अवशेष मिले हुए हैं। तो उसमें शामिल है रांची, लोहरदगा, पश्चिमी सिंभू, पूर्वी सिंभू और छोटा नागपुर प्रदेश में देखेंगे तो 12 हस्त कुठार पाए गए हैं। मतलब हाथ के द्वारा बनाया हुआ पत्थरों के औजार, उसी को कहते हैं हस्त कुठार। जैसे सभी बच्चा में खेले होंगे, पत्थर के माध्यम से क्या करते थे, ज़मीन को खोद करके उसमें गड्ढा बनाते थे, है ना। सारे लोग ये किए हुए हैं। जो भी गांव से बिलोंग करते हैं उसको तो पता होगा भाई कितना ये मेहनत करते थे खेलने में, है ना। किसी को साइकिल को भी गिरा देते थे कभी रास्ते में खोद करके और उसके ऊपर से ढक दिए, तो जब भी साइकिल वाला आएगा तो वहाँ पे क्या होगा, पूरा नॉर्मल से ढकना है, उसमें आकर के गिर जाते थे। और ज़्यादा ये बच्चा लोग कहाँ करता था जानते हैं, जो टीचर किसी को पीट दिया तो वो क्या करता था, प्लान लगा लिया कि इसको गिराना है और वही करते थे, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे हस्त कुठार मतलब क्या हो गया, हाथों से बनाए हुए औजार, और इसका उपयोग करते थे खेती वगैरह करने में, क्योंकि हमने बताया कि नवपाषाण काल में कृषि का प्रचलन था, तो खेती करने के लिए 12 प्रकार के हस्त कुठार का प्रयोग किया जाता था। अब हम बात करते हैं ताम्रपाषाण काल में अवशेष के बारे में। यह काल देखेंगे कि हड़प्पा से पूर्व का काल भी है, हड़प्पा के समय का भी काल है, और ये हड़प्पा के बाद का भी काल है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपको पता होगा, उसमें हम देखेंगे क्या, ये जो काल है ताम्रपाषाण काल, उसके पहले का भी है, उस समय का भी है, और उसके बाद के समय का भी है। तो ये हमारा बहुत ये हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, इस काल का झारखंड में केंद्र बिंदु कौन सा था, तो वो सिंभू था। ताम्रपाषाण काल में झारखंड का केंद्र बिंदु हमारा सिंभू डिस्ट्रिक्ट था, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि तांबा को गला करके उपकरण बनाने का जो काम करते थे, है ना, उपकरण बनाने का काम करते थे, उसमें शामिल थे असुर और बिरजिया और बिरहोर जनजाति। ये जनजातियाँ तांबा को गला करके उससे बहुत प्रकार के उपकरण बनाया करते थे, जिसमें बर्तन वगैरह शामिल हो गया, कोई मूर्तियाँ भी बनाया करते थे, तांबा की मूर्तियाँ। तो ये सारा कुछ हो गया। और इससे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि तांबा को गला करके किन प्रकार के जनजातियों ने, किस जनजातियों ने उसका उपकरण बनाते थे। तो आपको सीधा सा यहाँ पे करना है असुर, बिरजिया, बिरहोर जनजाति, तो ये सब तांबा का उपकरण बनाया करते थे। यहीं पे हम बात करते हैं कि तांबा की कुल्हाड़ी कई स्थानों से मिला हुआ है, झारखंड के कई स्थानों से तांबा की कुल्हाड़ी मिला हुआ है। चलिए अब हम बात करेंगे हजारीबाग के बहरगढ़ा जो है, वहाँ पे तांबा के 49 खान मिले हुए हैं। ये जगह हजारीबाग में पड़ता है और यहाँ से 49 खान जो तांबा का है ये मिला हुआ है। जो भी यहाँ से हैं उनको पता होगा कि इस क्षेत्र से जो भी होंगे उनको तो पता होगा कि यहाँ पे 49 खान हैं, वो भी सब क्या है, तांबा के खान हैं। तो चलिए अब यहाँ से हम बात करते हैं दोस्तों, ये तो हमारा कालखंड खत्म हो गया। अब इसमें हम बात करेंगे कि नवपाषाण काल जो है उसको हम पुनः 3 भागों में बांट करके पढ़ेंगे, जिसमें हमारा पहला भाग है ताम्र या फिर तांबा युग, और दूसरा है कांस्य युग, और तीसरा है लोह युग। अब इन तीनों के नामों से ही पता चल गया कि इसमें क्या होने वाला है। जैसे यहाँ पे है ताम्र युग, जिसको हम तांबा भी कहते हैं, तो इस युग में तांबे का प्रचलन था। दूसरा हम देखेंगे कांस्य युग, इसका मतलब होता है कि इस युग में कांसा धातु का प्रचलन था। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरा कि लोह युग, तो इसमें लोहा धातु का प्रचलन था। तो इसको हम थोड़ा सा जानेंगे। देखिए ये ताम्र युग में देखेंगे, तांबा युग में, कि तांबे से निर्मित धातु का उपकरण बनाया जाता था। ये काल में लोग तांबे के द्वारा बनाए हुए उपकरण का उपयोग करने लगे थे। तांबे धातु का सभी प्रकार के बर्तन वगैरह, उपकरण वगैरह बनाते थे। यहीं पे बात करेंगे कि इनसे संबंधित जो जनजाति थे वो असुर, बिरजिया और बिरहोर थे, और इन सभी ने तांबा का अयस्क को निकाल करके उसे पिघला करके उसका उपकरण बनाते थे। तो यहाँ से इन जनजातियों के भी बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन जनजाति उससे संबंधित थे। तो तांबा से हमने यहाँ भी बताया था, ये ताम्रपाषाण काल में, कि यहाँ पे असुर, बिरजिया और बिरहोर जनजाति ज़्यादा प्रचलित थे। और यहाँ पे भी वही आपको याद रखना है, क्योंकि ये भी ताम्र युग ही है, ठीक है। तो असुर, बिरजिया और बिरहोर जनजाति तांबे के उपकरण को बना करके उसका उपयोग किया करते थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कांस्य युग। तो कांस्य युग साफ पता चलता है कि कांसा धातु का प्रचलन होगा। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, कांसा जो बनता है वो तांबा और टीन के दोनों को मिला देते हैं तो हमारा कांसा धातु बनता है।
तो इस कालखंड में लोग तांबा और टीन को मिला करके एक नया धातु जिसका नाम कांसा था, इसका प्रचलन शुरू किया और इन्होंने इस काल के लोगों ने कांसा धातु के ही उपकरण बनाने लगे। जैसे आप सभी जानते होंगे कि घर तरफ माने गांव तरफ के लोग के पास हर घर में बहुत कांसे का बर्तन होते हैं और पहले के लोग जब अतिथि आते थे तो उनको कांसे के बर्तन में पानी भी देते थे अतिथि स्वागत में। उसके बाद खाना जब खिलाते थे वो भी हमारा कांसा का ही बर्तन हुआ करता था। लेकिन आज का देखेंगे तो आज यदि अतिथि आते हैं तो उनको बोतल का ही पानी दिया करते हैं। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय के लोग कितना अमीर थे कि कांसा के बर्तन में पानी तक भी दिया करते थे। लेकिन आज के लोग अमीर होते हुए भी इतना गरीब हैं कि वो बोतल भी दे देते हैं कि लो भाई पानी पियो, है ना। तो यहाँ पे वो अलग था। अब हम बात करते हैं कि कांस्य युगीन औजारों के प्राप्तकर्ता यहाँ पे कौन थे। ठीक है, कांस्य युगीन औजारों का प्राप्तकर्ता मतलब उसको खोजकर्ता भी कह सकते हैं, वो थे हमारा असुर और विरजिया जनजाति जो छोटा नागपुर के जनजाति हैं, है ना। तो इन लोगों ने ही क्या किया था, कांस्य युग को प्राप्त किए थे या फिर खोज किए थे। चलिए अब हम बात करते हैं लोह युग के बारे में। तो लोह युग में हम देखेंगे दोस्तों कि लोहा से बने हुए उपकरण का प्रयोग करेगा इस काल के लोगों ने। अब यहाँ पे प्राप्तकर्ता कौन है, किन्होंने लोहे का प्रचलन किया और किन्होंने लोहे से उपकरण बनाना शुरू किया। तो देखिए इसमें भी शामिल है असुर और विरजिया जनजाति जिन्होंने उत्कृष्ट लोहा का तकनीक डेवलप किया। यहाँ पे लोहे को और बेहतरीन बनाते हुए चला गया। जैसे इसका अयस्क को निकाल करके उसको शुद्धिकरण करते हुए बेहतरीन प्रकार के लोहे का इन्होंने तकनीक शुरू कर दिया। और यहाँ पे ये देखेंगे कि इन लोगों का संबंध सुदूर के राज्यों में भी था, विदेशी राज्यों में भी इन लोगों का संबंध था। और यहाँ के लोग, उसी समय के लोग लोहे का बिक्री भी किया करते थे। जैसे लोहा यहाँ से मेसोपोटामिया भेजा करते थे, है ना। और वहाँ पे क्या करते, ये देखिए दाशमिक वहाँ पे जगह का नाम है। यहाँ पे इसका तलवार भी बनाया जाता था। देखिए पहले युद्ध ज़्यादा हुआ करता था और युद्ध होने के कारण वहाँ पे तलवार का ज़्यादा उपयोग किए करते थे लोग। तो लोहे को यहाँ से मंगा करके वहाँ के लोग तलवार बनाया करते थे। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस प्रकार से हमने यहाँ पे देखें कि कहाँ से कौन सा अवशेष मिला हुआ है और प्राग ऐतिहासिक काल के हर एक खंड को हमने बहुत गहराई से देखा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा अवशेष के बारे में, तो आप अवशेष को एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेंगे तो आपको ये सारा कुछ माइंड में बैठ जाने वाला है। आप एक बार इसको देख लेंगे। अब हम बात करते हैं इसके जो अवशेष मिले हुए हैं वो अलग अलग कौन कौन क्षेत्रों से, झारखंड के किस किस क्षेत्रों से मिले हुए हैं उसके बारे में। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल में जो भी अवशेष मिले हैं उसके बारे में, और वो अवशेष क्या मिले हैं और कहाँ से मिले हैं इसके बारे में हम जानते हैं। तो चलिए यहाँ से हम बात करते हैं। एक यहाँ पे देखिए हम कॉलम बना करके देखेंगे। एक तरफ हमारा है स्थान, वो किस स्थान से मिला हुआ है, और दूसरे तरफ हम देखेंगे कि प्राग ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक अवशेष क्या मिले हुए हैं इसके बारे में। तो चलिए हम यहाँ से बात करते हैं सबसे पहले छोटा नागपुर पहाड़ी के बारे में। छोटा नागपुर पहाड़ी से आदि मानव के निवास का साक्ष्य मिला हुआ है। मतलब उस समय आदि मानव वहाँ पे निवास करते थे तो उसका साक्ष्य मिला हुआ है। तो इससे ये प्रमाणित होता है कि वहाँ पे ये आदि मानव निवास करते थे। दूसरा हम बात करते हैं दोस्तों लूपगढ़ी से। यहाँ पे देखेंगे तो ये कब्रगाह के अवशेष मिले हुए हैं। यहाँ से कब्रगाह जिसमें आदमी लोग को दफनाया जाता था उसका अवशेष मिला हुआ है। और साथ ही साथ कब्रगाह से तांबे के आभूषण व फिर पत्थर के मनके मिले हुए हैं। इसका मतलब आप जान सकते हैं कि तांबा का वहाँ पे आभूषण मिला हुआ है। तो हमको तो लग रहा है कि लोग वहाँ ले करके मरे होंगे, या फिर इस तरह का घटना हो सकता है कि उस समय कोई ये आक्रमणकारी या फिर भूकंप वगैरह आया होगा जिसके वजह से वो लोग वहाँ पे दब गए होंगे। तो ये भी यहाँ से साक्ष्य मिलता है। और हमको तो ज़्यादा ये लगता है कि लोग कहते हैं कि पैसा कमा करके क्या करोगे जब ऊपर खाली हाथ जाना है। जैसे कहते हैं ना कि खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, लेकिन ये तो उसको इतिहास को विपरीत सिद्ध करने में लगा होगा और ये बोला होगा कि नहीं हम यहाँ पर जो भी अर्जित किए हैं सब कुछ लेकर के चल जाएंगे। और इसके वजह से क्या होगा कि कब्रगाह से तांबे के आभूषण
आभूषण मिला होगा, ये तो लेके ही मरा होगा, बोला होगा हम लेके ही जाएंगे, तो वहाँ से ये साक्ष्य मिला हुआ है। तो आप ये चीज़ जान सकते हैं। दूसरा क्या मिला हुआ है, यहाँ पे देखेंगे कि तांबे के आभूषण मिले हुए और पत्थर के मनके। मनके किसको कहते हैं, गोल गोल सा होता है, ठीक है, मनके उसी को कहते हैं, जैसे घुंघरू वगैरह में होता है ना। तो ये पत्थर का आभूषण, पत्थर का मनका मिला है, माने गोला गोला वाला वो मिला हुआ है। तो ये चीज़ हमने देखा कि ये व्यक्ति सब कुछ लेकर के जाने के प्लान में होगा, और उसी के चलते इसका कब्रगाह जो था उसमें भी तांबा का आभूषण मिला और पत्थर के मनके मिले हुए हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों दूसरा जो है बारूडी, जिसका जो ये कौन से ज़िले में, तो सिंहभूम में है, स्थित है। और यहाँ से हमारा पाषाणकालीन मृदु भांड के टुकड़े मिले हुए हैं। मृदु भांड क्या होता है, तो मिट्टी के बने हुए जो घड़े होते हैं उसी को हम कहते हैं मृदु भांड, और इनका टुकड़ा मिला हुआ है सिंहभूम जिला के बारूडी से, ठीक है। तो और यहाँ पे क्या मिला हुआ है, पत्थर की हथौड़ी। अरे वाह क्या बात है, ये पत्थर के हथौड़ी भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। तो आप देखिए कितना वहाँ उस समय के लोग कितना जुगाड़ू होंगे कि पत्थर का ही हथौड़ी बना दिए। चलिए, पत्थर की हथौड़ी मिला हुआ है कहाँ पे, तो यहाँ पे हमने सिंहभूम में देखा, और उसका जगह का नाम क्या है, तो बारूडी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, तो पत्थर का हथौड़ी है, तो हथौड़ी पत्थर का रहेगा तो क्या करेगा, उसको बारूद बना देगा कि नहीं, बारूद बना दिया, तो इसका जगह का नाम क्या हो गया, बारूडी हो गया, जो सिंहभूम में है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों कि पक्की मिट्टी के मटके मिले हुए हैं। वहाँ जो मटके जो बनाए जाते थे मिट्टी के बनाए जाते थे, और उसको फिर पका करके उसका कठोर रूप दे दिया जाता था, तो वो वहाँ से हमें साक्ष्य मिला हुआ है। अब हम तीसरा बात करते हैं जो सिंहभूम जिला का ही है, और ये हमारा बेनू सागर का है, ठीक है। बेनू सागर से हमको क्या मिला हुआ है, तो 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियाँ मिले हुए हैं। 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियाँ, यहाँ से हम देखिए यहाँ पे शताब्दी आया हुआ है, तो शताब्दी हम किसको कहते हैं, तो शताब्दी 100 वर्षों के कालखंड को हम शताब्दी कहेंगे, लेकिन ये हमारा है 7वीं शताब्दी। तो 7वीं शताब्दी में हम किस कालखंड को रखेंगे, तो देखिए जो भी शताब्दी रहता है, जो भी शताब्दी रहेगा उसमें हम क्या करेंगे, जैसे अभी चल रहा है 21वीं शताब्दी, तो ये हमारा क्या होता है 2020 वाला आता है, ठीक है। तो 2020 आया ना, तो ये क्या है 2100 की तरफ जा रहा है ना, 2100 के तरफ जा रहा है, तो इसको हम 21वीं शताब्दी कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा आया हुआ है 7वीं शताब्दी, तो इसमें हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे हम क्या देखेंगे 600 से 700 जाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, ये 7वीं शताब्दी 700 की ओर जा रहा है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 600 से 700 तरफ जा रहा है, तो ये 7वीं शताब्दी होगा। जिसके तरफ जाएगा वो शताब्दी, जैसे यहाँ पे हमने देखा कि 2020 है और ये 2100 की तरफ जा रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 21वीं शताब्दी। जैसे हम लोग कहते हैं 2020, लेकिन ये क्या है 2020 भी कह सकते हैं इसको, तो ये हमारा 21वीं तरफ जा रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया 21वीं शताब्दी। इसी तरह से जो यहाँ है बेनू सागर जो सिंहभूम में है, यहाँ पे 7वीं शताब्दी की मतलब 600 से 700 ईस्वी का जो है मृदु ये मिला हुआ है जैन की मूर्तियाँ, तो उसको हम इस कालखंड में रखेंगे। अब हम बात करते हैं सिंहभूम जिला का ही बोनगरा जिला है, ठीक है। बोनगरा जो जगह है ये सिंहभूम जिला में ही पड़ता है, और यहाँ से क्या मिला हुआ है, देखिए हाथ से बने हुए मृदु भांड, ऐसा मृदु भांड है जो हाथ से बनाया गया था। तो आप जानते हैं एक चक्का चला करके भी बनाया जाता है, और एक हाथ से अपने से बनाया, जैसे बच्चा लोग भी बनाता है, खेले आप भी बच्चे में बहुत खेले होंगे, तो उस समय देखे होंगे मिट्टी के बहुत सारे खिलौने बनाते थे। तो यहाँ पे मिला हुआ है कि हाथ से बना हुआ मृदु भांड और पत्थर के मनके, फिर वही बात आ गया, मनका हम बोले गोल गोल होता है, ठीक है, तो पत्थर का है, जैसे ये इस तरह का होता है बना हुआ है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, इसका माला हार वगैरह बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे पत्थर का मिला हुआ है, पत्थर का मनका, आप बच्चा में खेले होंगे तो ये इस तरह का बहुत सारा देखने को मिलता है, तो ये चीज़ यहाँ पे हो गया। उसके बाद कुल्हाड़ी मिला हुआ है, तो ये हमारा सिंहभूम जिला से ही बोनगरा से ही मिला हुआ है, तो कुल्हाड़ी यहाँ से मिला। उसके बाद देखेंगे बलय परस्तर भी मिला हुआ है। बलय परस्तर क्या होता है, गोल गोल रिंग टाइप का है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे बलय परस्तर मिला हुआ है। तो ये चीज़ हमारा यहाँ से क्लियर हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं तो बाना घाट है जो हमारा सिंहभूम जिला में ही है, और यहाँ से 9 पाषाण कालीन पत्थर मिले हुए हैं। पाषाण काल को हमने देखा था कि पूरा पाषाण काल
और फिर मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में देखे थे तो यहाँ पे नव पाषाण कालीन जो पत्थर है वो चीज़ मिला हुआ है। और दूसरा यहाँ से मिला हुआ है कि काले रंग का मृदु भांड, मतलब काले तरह का जो है घड़ा मिला हुआ है। हम तो जनरली जानते हैं कि क्या होता है, लाल होता है, पकाने के बाद लाल हो जाता है, लेकिन यहाँ से काले रंग के मृदु भांड मिले हुए हैं। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है जो बाना घाट से है, तो यहाँ पे काले रंग का मिले हुए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों लोहरदगा में क्या मिला हुआ है। तो लोहरदगा से ऐतिहासिक कालीन कांसे का प्याला मिला हुआ है। देखिए ऐतिहासिक कालीन है और ये क्या है, प्राग ऐतिहासिक कालीन है। यहाँ से कांसे का प्याला मिला हुआ है। हमने देखा था वहाँ पे कांसा का प्रचलन था और उस समय के लोग प्याले बनाए थे, तो वो यहाँ से मिला हुआ है। तो हमारा लोहरदगा, देखिए याद कैसे रखेंगे, लोहरदगा है। अब लोहे में यदि दाग लग जाएगा तो वो किस तरह दिखता है, तो कांसे की तरह दिखता है। अब लोहा और कांसा में थोड़ा सा अंतर होता है कि इसमें थोड़ा सा दाग टाइप का दिखता है ना, तो ये हमारा क्या होगा, लोहरदगा। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों नामकुम जो रांची में स्थित है, और उसके बारे में वहाँ से हमारा क्या साक्ष्य मिला हुआ है, तो तांबे की सिकड़ी मिला हुआ है, जिसको चेन, तांबा का सिकड़ी अब कोई नहीं पहनता है ना। देखिए तो तांबे की सिकड़ी और फिर कांसे की अंगूठी। उस समय तो सोना चांदी थे नहीं खोजे थे लोग, तो क्या करते थे, ये कांसे की अंगूठी ही पहनते थे, है ना। उसके लिए वही आभूषण सबसे ये महंगा होता था। तो यहाँ से हमने देख लिया कांसे की अंगूठी। अब बात करेंगे मूरद। मूरद में ये हमारा तांबे की सिकड़ी मिला हुआ है और कांसे की अंगूठी। और यहाँ से रांची से हम देखेंगे तो तांबे एवं लोहे के औजार मिले हुए हैं तथा बाण के फलक मिले हुए हैं। रांची से जो नामकुम जो रांची में है वहाँ से हमारा तांबा और लोहा का औजार मिला हुआ है। ठीक है, औजार मतलब देखिए उसमें हम बात किए थे क्या, पत्थर का औजार मिला हुआ था, लेकिन रांची के नामकुम से हमारा लोहा का औजार मिला हुआ था। मतलब जैसे कुदार वगैरह हो गया, है ना, सब्बल वगैरह हो गया, कुल्हाड़ी हो गया, ये सारा चीज़। और क्या मिला हुआ है, बाण का फलक। जैसे शिकारी उस समय हुआ करते थे तो शिकार करने के लिए तीर और धनुष का उपयोग करते थे। जैसे आप बिरसा मुंडा को भी देखेंगे तो वो भी तीर चलाने में एक्सपर्ट थे, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे क्या, बाण का फलक, मतलब जो उसको मारने वाला वो भी क्या था, लोहा का ही था। तो ये चीज़ हमारा कहाँ से मिला हुआ है, नामकुम रांची से मिला हुआ है। दूसरा हम देखें मूरद। मूरद ये हमारा तांबे की सिकड़ी मिला हुआ है मूरद से, ठीक है। और दूसरा हमारा कांसे की अंगूठी मिला हुआ है। तीसरा हम बात करेंगे अगला, तो ये हमारा पलामू जिला है, पलामू किला। ठीक है, पलामू किला कहाँ बना हुआ है, लातेहार में। ऐसा नहीं कि पलामू किला के बारे में बात कर रहा है ये, ठीक है। पलामू रहता तो वो हमारा पलामू जिला में, लेकिन पलामू किला हमारा लातेहार में अभी है। क्योंकि देखिए पलामू से ही लातेहार जिला अलग हुआ था। कब अलग हुआ था, तो 4 अप्रैल 2001 को अलग हुआ था। ठीक है, तो ये हमारा किला का नाम तो उस समय था पलामू किला, लेकिन जब अलग हो गया तो ये हमारा लातेहार में आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ से याद रखेंगे। और यहाँ से हमारा मिला हुआ है भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श करते हुए, भगवान बुद्ध भूमि स्पर्श करते हुए दृश्य उसमें किसमें बना हुआ है, मूर्ति बना हुआ है, सिक्का उसमें बना हुआ है, उसका मूर्ति। अब हम बात करते हैं पलामू परमंडल के बारे में। यहाँ से तीनों पाषाण कालों के औजार मिले हुए हैं। तीनों पाषाण काल हम बात किए थे, है ना, तो उसका तीनों का औजार कहाँ से मिला हुआ है, ये पलामू परमंडल से मिला हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि पांडु जो पलामू जिला में स्थित है और यहाँ से चार पाए वाली पत्थर की चौकी मिला हुआ है। देखिए कितना कमाल है कि पत्थर की चौकी 4 पाए वाली, जो अभी आप लकड़ी के या फिर लोहे के चौकी पर सोते होंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या मिला हुआ था, 4 पाए वाली पत्थर की चौकी थी। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कहाँ से मिला है, पांडु जो पलामू जिला में स्थित है और यहाँ से मिला हुआ है। और ये खास बात और ज़्यादा है कि ये जो चौकी मिला हुआ था, इस चौकी को साक्ष्य के तौर पर अभी पटना संग्रहालय में सुरक्षित रखा हुआ है। तो हम तो पटना में थे लेकिन देखे नहीं थे, लेकिन अब जाएंगे तो देख लेंगे। और आप यदि पटना में हैं तो ज़रूर जा कर के देखिएगा, ये हमारा क्या है, पत्थर की चौकी है। तो आप गौर से थोड़ा सा देख लीजिएगा, पटना संग्रहालय में इसे सुरक्षित रखा हुआ है, जिसका साक्ष्य कहाँ से मिला हुआ था, पांडु से मिला हुआ था, जो पलामू जिला झारखंड का जिला है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ से और क्या मिला हुआ था, तो मिट्टी की दीवार।
ठीक है। मिट्टी की दीवार अभी भी झारखंड में बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे देखने को मिलता है, गांव तरफ और ज़्यादा देखने को मिलता है कि घर भी बनता है तो वो मिट्टी के दीवार से ही बना हुआ होता है। तो ये मिट्टी के दीवार भी मिले हुए हैं। फिर मिट्टी के कलश मिले हुए हैं। कलश पूजा पाठ करने के लिए मिट्टी का बनाते थे और उसे पका करके लाल करके उसको कठोर कर दिया जाता था, तो उसी को हम क्या कहेंगे, मिट्टी के कलश। सबको देखा है ना। उसके बाद हम बात करते हैं कि तांबे के औजार। इस समय यहाँ पे ये भी हमारा पलामू का ही है, तो यहाँ भी तांबे का औजार भी मिला हुआ है यहाँ से साक्ष्य के तौर पर। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, तो इसको जो हमारा हजारीबाग जिला में है और यहाँ से हमें पूर्व बड़े पत्थरों पर आदि मानव के द्वारा निर्मित चित्र, बड़े बड़े पत्थरों पर आदि मानव के चित्र हमारा निर्मित है, तो वो चीज़ हमको मिला हुआ है। और यहाँ से मिला हुआ है कि खुला सूर्य मंदिर बनाया हुआ है जो ऊपर खुला हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़, उसके बाद शैल चित्र दीर्घा भी मिला हुआ है और इस शैल चित्र दीर्घा जो है इसमें नक्षत्र मंडल भी है और यहाँ पे अंतरिक्ष यान है और अंतरिक्ष यान के चित्र भी बना हुआ है। अंतरिक्ष यान में जो मानव गए हुए हैं उस मानव का चित्र भी बना हुआ है। तो ये हजारीबाग जिला के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि आप हजारीबाग से हैं तो यहाँ पे आप जाकर के इसको में देख सकते हैं, इसको जगह का नाम है, और यहाँ से ये सारे चीज़ देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं सीतागढ़ा के बारे में। सीतागढ़ा पहाड़ जो हमारा हजारीबाग जिला में ही है और यहाँ से क्या मिले हुए हैं, तो 6ठी शताब्दी में निर्मित बौद्ध मठ जो 6ठी शताब्दी को हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। तो यहाँ से आप देख लेंगे और यहाँ से बौद्ध मठ के अवशेष मिले हुए हैं, ठीक है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी का है ना। और बौद्ध मठ यहाँ से मिले हुए हैं। उसके बाद देखेंगे इसका विशेषता क्या है कि बौद्ध की 4 आकृतियों से युक्त एक स्तूप बना हुआ है, ठीक है। 4 आकृति जिसका बौद्ध का है। और यहाँ से क्या है, उसी के साथ काले भूरे बलुआ पत्थर की सुंदर स्त्री भी बना हुआ है। तो ये चीज़ कहाँ से मिला हुआ है, कलर याद रखेंगे कि काले भूरे बलुआ पत्थर की सुंदर स्त्री, उसका प्रतिमा बना हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ से हमारा हजारीबाग के सीतागढ़ा पहाड़ का हो गया। उसके बाद हम हजारीबाग का ही बात करेंगे कि ये हमारा दूध पानी जो हजारीबाग जिला में ही है और यहाँ से 8वीं शताब्दी के अभिलेख मिले हुए हैं। दूध पानी से 8वीं शताब्दी के अभिलेख मिले हुए हैं। तो ये हमारा क्लियर हो जाता है एक ही चीज़ यहाँ से। उसके बाद बात करते हैं तो दुमदुमा जो हजारीबाग का ही जगह का नाम है और यहाँ से शिवलिंग मिले हुए हैं। अब हम अंतिम देखेंगे कि ये हमारा भवनाथपुर, और भवनाथपुर जो गढ़वा जिला में स्थित है और यहाँ से आखेट के चित्र, आखेट के बारे में हमने बताया कि आखेट क्या होता है, शिकार होता है, ठीक है। और आखेटक हो जाएगा तो शिकारी हो जाएगा, शिकार करने वाला। जैसे हमने पीछे भी देखा था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आखेट मतलब शिकार। शिकार क्या थे, हिरन को मारा करते थे, जिसको मारता था लोग है ना खाने के लिए या फिर और उपयोग करने के लिए, तो उसको क्या कहते थे, हम आखेट कहते हैं। लेकिन जो मारने वाला है उसको हम क्या कहेंगे, आखेटक कहेंगे। तो यहाँ से ये चीज़ हमारा क्लियर हो गया। आखेट के चित्र जिसमें क्या शामिल था, हिरन और भैंसा, ठीक है। ये दोनों का चित्र यहाँ से मिले हुए हैं, कहाँ से, भवनाथपुर, ठीक है, भवनाथपुर गढ़वा जिला से। और यहाँ से दोस्तों हम बात करेंगे तो प्राग ऐतिहासिक काल की गुफाएं यहीं से मिला हुआ है। प्राग ऐतिहासिक काल में जो गुफाएं थे वो, और शैल चित्र भी यहीं से मिला हुआ है। तो इस तरह से हमने देखा कि झारखंड के ये पुरातात्विक अवशेष हैं, इसके बारे में, और ये कहाँ से मिले हुए हैं और क्या मिले हुए हैं, इसके बारे में हमने पूरा जानकारी यहाँ से प्राप्त कर लिया। तो हमें उम्मीद है कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और यदि ये समझ में आया तो वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के वीडियो देखने के लिए। तो हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।